नमस्कार साथियों, प्रस्तुत है एक शोध पत्र। विषय नारी विमर्श कितना प्रासंगिक। तो आइए प्रस्तुत है, सुनिए इसकी प्रस्तावना। नारी गुणों की खान है, तभी तो प्रासंगिक है। नारी को अच्छी तरह समझना कठिन है, क्योंकि नारी की भावनाएं स्वभावतः कल्याणकारी होती हैं, जो सेवा भावना के तहत प्रभावित एवं संचालित होती है। अपवाद प्रत्येक क्षेत्र में है। आज नारी के विभिन्न पहलुओं को सामने लाते हुए उस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। आज भी नारी जितनी पहले प्रासंगिक थी, उतनी ही आज भी है। बस रूप बदल गया है, चाहे उसका प्रेम हो या त्याग हो या ख्याल अपनों का, अपनों के लिए या समाज या राष्ट्र के लिए। मोमबत्ती की तरह वह गलती है तो परिवेश रोशन होता है। नारी की भूमिका में मैंने नारी के समस्त संभावित गुणों को सामने रखते हुए मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है, जो मेरी पुस्तकों में दर्ज है। साथ ही आध्यात्मिक ऐतिहासिक तथ्यों ने भी मुझे बहुत प्रभावित किया है, जिसका जिक्र आगे किया जाना है। नारी के विभिन्न रूपों का चित्रण फिल्मों में दर्शाया गया है, जो किसी साहित्यकार द्वारा ही रचा गया होता है। कुछ फिल्मों को छोड़कर सभी फिल्में करीब करीब हकीकत के इर्द गिर्द ही घूमती रहती हैं। फिल्मी अध्यात्म, ऐतिहासिक तथ्य एवं मनोविज्ञान सदा से ही मेरे आकर्षण का केंद्र रहे हैं। मुझे इन सभी से पग पग पर ज्ञान एवं मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है। फिल्में तो ज्ञान का भंडार हैं, ऐसा महसूस होता रहा। मैं बचपन से कल्पनाशील रही। आत्म प्रेरणा से अनुभव के उद्गार को कल्पना के सांचे में ढालकर हकीकत के धरातल पर उतारा है। समाज नारियों के विभिन्न व्यक्तित्व को धारण किए हुए है, जो उनके रूप स्वरूप का द्योतक बना हुआ है। उन सभी किरदारों से मेरा सामना होता रहा। मेरा मन सदैव जिज्ञासु बना रहता, जो तथ्य की गहराई तक जाना चाहता है। जब तक मैं तथ्य की गहराई तक पहुंच न जाऊं, मेरा मन शांत नहीं बैठता। इसी तरह की जिज्ञासा ने मुझे मनोविज्ञान पढ़ने के लिए प्रेरित किया। नारी होना तो सौभाग्य की बात है, फिर क्यों उपेक्षित रही? कई सवाल उठते हैं, जो नारी विमर्श को प्रासंगिक बना देते हैं। नारी विमर्श पर महादेवी ने खुलकर लिखा है, जो काफी प्रासंगिक रहा। मीराबाई भी अत्यंत चर्चित रहीं, जो अपने प्रेम और समर्पण की मिसाल बनी। अध्यात्म को देखा जाए तो पावन पवित्र प्रेम, राधा कृष्ण तो रामायण की सीता का तपोबल एवं मर्यादा पुरुषोत्तम राम का न्याय हो या वचन, वहीं मंथरा एवं सूर्पनखा इत्यादि नकारात्मक सोच वाली नारियां भी देखने को मिली। मेरी संवेदनशील
भावनाएं तुरंत ही संवेदित हो उठती और ऐसा प्रतीत होता जैसे मेरी स्वयं की कहानी हो। इस शोध पत्र का आधार मेरी भावनाओं से उत्पन्न मेरे उद्गार हैं, जो फिल्म जगत, ऐतिहासिक तथ्य, आध्यात्मिक तथ्य एवं मनोविज्ञान के जरिए पुष्ट सिद्ध होता है। मेरे उद्गार मेरी कुछ पुस्तकों में नारी विमर्श की प्रासंगिकता को उजागर करते हुए कहानियां एवं कविताओं के रूप में दर्ज है। मेरे इस शोध की परिकल्पना है, नारी की स्नेहिल भावनाओं का शोषण क्यों, जबकि वह समाज में पुरुषों के बराबर स्थान और अधिकार रखती है। क्या उसे समानता का दर्जा रखने के लिए अतिरिक्त अधिकार या किसी तरह के आरक्षण की आवश्यकता है? नारी चर्चित सदियों से रही है। सदियों से ही नहीं, जब से ब्रह्मांड है तब से तीनों लोक में शोषित रही है, चाहे वह द्वापर युग हो या त्रेता युग हो। कलयुग तक आते आते अनर्थ ही हो गया। आज नारियां सुरक्षित नहीं हैं। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और उनकी भावनाओं का हनन होता रहा है। वैसे तो आज नारियां सक्षम हैं प्रत्येक जिम्मेदारियों को निभाने में, मगर प्रतिशत कम है। अबला छोड़ सबला बनने की तैयारी है। गुणवती नारियों को समझना मुश्किल प्रतीत होता है, तभी तो नारी की अच्छाई को स्वीकार करना या मान्यता देना या महत्व देना एक प्रश्न खड़ा कर देता है, जो शायद नामुमकिन है, का बोध कराता है। कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? जरूर नाटक किया जाता है, या वह पागल है, बेवकूफ है। यह सुनकर भी नारी सब कुछ सहन करती है। खामोश होकर फिर से परिवार, समाज एवं राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर लक्ष्य की ओर अपने कार्य क्षेत्र में बढ़ती रहती है। मोमबत्ती की तरह वह गलती है तो परिवेश रोशन होता है और अब परिवार अपने अपने लक्ष्यों की ओर सफलतापूर्वक बढ़ते जाता है। नारी उन्हें देख देख कर खुश होती रहती है, पुलकित होती रहती है, परंतु वही परिवार उसका जाने अनजाने में शोषण करने लगता है। अपवाद प्रत्येक क्षेत्र में है। नारी स्वभाव से ही कोमल हृदय की होती है। सख्ती उसने सीखा ही नहीं, मगर हालात भी अनुभव के साथ सब कुछ सिखा देते हैं, जो समाज का दर्पण ही होता है। आदर्श नारियों की मिसाल जो प्रेम के क्षेत्र में राधा कृष्ण का प्रथम रूप से आता है, तो सीता का तपोबल प्रभु श्री राम जी के विरह में हर अन्याय को सहते हुए, अपने अधिकार का त्याग करते हुए, अपनी संतान का लालन पालन करते हुए सीता के प्रासंगिक चरित्र का चित्रण करता है। यह प्रसंग, यह बातें जो उपरोक्त कही गई, सीता के प्रासंगिक चरित्र का चित्रण करता है। सीता ने उस वक्त तो अपने सतीत्व की अग्नि परीक्षा दे दी, परंतु क्या
यह मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रति एक आक्रोश आज के समाज में पैदा नहीं करता? श्री राम ने एक धोबी के कथन को महत्व दिया और अपनी प्रिया सीता मैया के सतीत्व पर विश्वास क्यों नहीं किया? क्या यह उचित था? माताओं ने अपने अधिकार से रोका क्यों नहीं? यह तो सीता मैया का घोर अपमान था। आज भी यह विषय ज्वलंत है जैसे कल की ही बात हो। अब इसका रूप बदल गया है। किसी के कहने की अर्थात मन में शक पैदा करने की आवश्यकता ही नहीं है। दंपति स्वयं अलग होना चाहते हैं, बस जरा सी गलतफहमी या आपसी तालमेल या सामंजस्य न बैठ पाने के कारण। मगर इसकी तुलना श्री राम एवं सीता मैया के साथ नहीं कर सकते। यह विरह अग्नि या अलगाव मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष श्री राम के उसूलों पर टिका था, तो आज स्वार्थ निहित उद्देश्यों पर जो भी हो नारी सताई ही जाती है। मनोविज्ञान में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जो पुष्ट करते हैं कि जो भी व्यक्ति अपने परिवेश के साथ सामंजस्य नहीं बना पाता वह असामान्य है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने अपने उदाहरण के द्वारा इसे सिद्ध किया है। साथ ही यह भी सत्य है कि मानव जीवन में जन्म, मरण एवं शादी तीनों प्रमुख होते हैं। जन्म मरण का हमें पता नहीं चलता, मगर विवाह का हमें खूब भान होता है। जीवन सुखद एवं मनपसंद मिला तो वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन की गाड़ी चल पड़ती है, अन्यथा अक्सर नारियां मनोविकार से ग्रस्त हो जाती हैं। उदाहरण स्वरूप एक नारी की नई नई शादी हुई। अगले दिन लड़के से बहू के बारे में पूछा गया तो लड़के ने कुछ नकारात्मक बातें कह दी, जिसे उस बहुरूपी नारी ने सुन लिया। बात उसके मन में गहराई तक जाकर समा गई। उसे आघात पहुंचा। वह बार बार नहाने लगी। उसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया। ऐसे अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं मनोविज्ञान में जो नारी विमर्श को जन्म देते हैं। प्रेम प्रसंग को देखा जाए तो राधा, मीरा और कृष्ण का प्रेम नजर आता है। दोनों नारियां शादीशुदा थीं, मगर उनके प्रेम की मिसाल आज भी दी जाती है। प्रेम या स्नेह अपनी अपनी जगह पर पावन समर्पित होता है या लौकिक न होकर अलौकिक होता है। प्रेम दो आत्माओं का मिलन होता है। चलिए एक मानक ले लेते हैं जिसके एक छोर पर शुद्ध प्रेम और दूसरे छोर पर काम को रखते हैं। इसके बीच के लोग सामान्य होते हैं, परंतु प्रेम वाले छोर पर सतीत्व धारण करने वाली अधिकतर नारियां ही होती हैं, जबकि काम वाले छोर पर अधिकांश पुरुष होते हैं। अपवाद स्वरूप यहाँ भी होते हैं या होती हैं। इतिहास अध्यात्म को देखा जाए तो सामने है। वह है राधा का प्यार तो मीरा का समर्पित जीवन। इसका आधार ही प्रेम है। आत्मा से आत्मा का जुड़ाव। इतिहास देखा जाए तो अनेक प्रेमी जोड़ियों ने जन्म लिया, जैसे लैला मजनू, श्री फरहाद, रोमियो जूलियट और सोनी महिवाल इत्यादि, जिनको बड़े पर्दे पर फिल्माया भी गया।
विस्तृत चरित्र चित्रण के साथ ज्ञानवर्धक रहीं और प्रेम को परिभाषित भी करती रहीं, जो एक अमिट छाप छोड़ती है। मिसाल के तौर पर आज भी चर्चित है। सवाल पर सवाल मन में उठते हैं कि उनका प्रेम अपने लक्ष्य को प्राप्त क्यों नहीं किया, उनकी भावनाओं का शोषण क्यों किया गया, उन्हें क्यों मजबूर हो प्राण त्यागने पड़े, क्यों? मानवता कहाँ गई? अपने ही अपनों के दुश्मन क्यों बन बैठे? क्या उनकी मौत अर्थात प्रेम में वीर गति प्राप्त करने से समाज को तसल्ली मिल गई? कुरीतियों ने पावन प्रेम को समाज में दफन करने की कोशिश की, तो क्या प्रेम भावनाओं के शोषण से प्रेम प्रसंग रुक गए? नहीं, बल्कि आज प्रेम का आधार ही खिसका हुआ है। अब प्रेम नहीं, लड़की घुमाने पटाने का रिवाज चालू हो गया है, जो नारियों के स्नेहिल भावनाओं का मूलतः पूर्णतः शोषण ही तो है, जो समाज में यत्र तत्र सर्वत्र देखा जाने लगा है। संतान अब अपने माता पिता या अभिभावक की बात सुनते कहाँ हैं? अब ठोकर लगती है तब समझ में आता है कि वह प्यार नहीं, बस एक आकर्षण था, एक लगाव था। नारी कोमल हृदय की स्वामिनी होती है। शादी के बाद वह अपने परिवार परिवेश से अत्यंत प्रेम करती है। सभी की देखभाल वो अकेली करते हुए स्नेहिल भावनाओं का संचार करती है, मगर वह स्वयं ही उपेक्षित हो रह जाती है। कहते हैं ना, चिराग तले अंधेरा। फिर भी नारी कोई शिकायत नहीं करती। वह खुश है, उसका परिवार जो आगे बढ़ रहा है, फल फूल रहा है, खुश है। दिक्कत वहाँ आने लगी जब महिलाएं भी नौकरी पेशा होने लगीं। तब भी महिलाओं का शोषण घर बाहर दोनों जगह होने लगा। दिन भर बाहर कार्य करने के बावजूद घर की देखभाल उसी के जिम्मे रहता है। फलतः घर कलह का अड्डा बन जाता है और संतान मानसिक रूप से बिखराव महसूस करने लगते हैं। घर बिखरने लगता है क्योंकि घर के मालिक ही को वक्त नहीं। पैसे खूब आते हैं, मगर उन्हें खर्च करके अपना और अपने परिवार का मनोरंजन या खुशियां बटोरने के लिए वक्त नहीं। जमीन जायदाद बढ़ने लगता है और वक्त घटने लगता है। साथ तनाव, विकार या मनोविकार को जाने अनजाने पालने लगते हैं और संतान संस्कार रहित हो जाती है। आज समाज में हमारे इर्द गिर्द ऐसा ही माहौल देखने को मिलता है। एक बात और है, जो प्रतिभाशाली नारियां हैं, वह अगर अपनी प्रतिभा को बाहर नहीं आने देंगी तो उनका ज्ञान उनको ही तकलीफ देगा। जैसे बैटरी का पावर सही दिशा में गतिमान हो जाए तो पूरा क्षेत्र रोशन हो जाता है, अन्यथा उसका पावर ही उसको नष्ट कर देता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने मनोवैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध किया है कि नारियां पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होती हैं, पुरुषों से अधिक व्यवहार कुशल होती हैं। यह तो घर घर की कहानी है। इसलिए कहा गया है कि जिसका काम उसे ही साजे, अर्थात जो प्रतिभाशाली है वह अपनी प्रतिभा की दिशा में कार्य करे और जो सामान्य कार्य करने की ओर इच्छा रखती हैं वो सामान्य कार्य करें। अपनी सक्षमता के आधार पर, अपनी प्रतिभा के आधार पर नारियां आगे बढ़ें। विवाह पर उपरोक्त काफ़ी चर्चा हुई।
सच मानिए तो विवाह के बाद ही नारी के स्नेहिल भावनाओं का शोषण शुरू होता है। वह प्रेम विवाह हो या माता पिता का अभिभावक द्वारा चुना गया हो। समाज पुरुष प्रधान जो है, नारी को जागरूक होने की आवश्यकता है। बुरे हालातों से लड़ने की शक्ति प्रदान की जानी चाहिए। उन्हें अपनी दयनीय स्थिति से बाहर निकलकर सशक्त बनने की कोशिश करनी चाहिए। कानूनन जब नारी पुरुष के बराबर है तो पितृसत्ता क्यों, मातृसत्ता क्यों नहीं, कन्यादान क्यों, बेटी की विदाई क्यों, 9 महीने जब अपने उदर में बच्चों को रखती है तो फिर वंश मां के नाम से क्यों नहीं चलता। मन में बहुत सवाल पुनः उमड़ता है, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह जमने में बहुत कठिनाई आती है, मगर नारी अपने स्नेहिल गुणों की वजह से जहाँ भी जाती है सामंजस्य बना लेती है। तो इसका क्या मतलब कि बात बात पर उसे हर वह कार्य करवाया जाए जो वह नहीं करना चाहती। क्या कन्यादान के बाद नारी गुलाम हो जाती है? यह पति का अर्थ क्या है? करोड़पति, अरबपति या नारीपति या पत्नीपति? घर का मुखिया शादी से पहले पिता और शादी के बाद पति, वृद्धावस्था में पुत्र। रिश्तों में हुकूमत देखी जाती है जहां नारी पुनः शोषित होती है। चाहे वह माँ हो, पत्नी हो, बेटी हो या बहन हो, घर उनका दायरा और 4 दीवारी उनकी लक्ष्मण रेखा। कई समाज सेवकों ने इन कुरीतियों को दूर किया, समाज को नए विचारक दिए और नारियों को जागरूक करते हुए उनका उद्धार किया। 20वीं सदी से नारियों ने स्वतंत्रता की मांग करते हुए स्वच्छंद होने लगी और आधुनिकता की चादर ओढ़ने लगी। अच्छाई के साथ साथ बुराई को भी समाहित करने लगी। उनके अंदर बुराई भी आने लगी। दोनों साथ जो होते हैं, हर इंसान के अंदर अच्छाई बुराई दोनों होता है। किसी में अच्छाई की ज़्यादातर अच्छाई देखने को मिलती है तो किसी में बुराई। मात्रा कम बेसी हो सकती है जो उनके व्यवहार और चरित्र का चित्रण करता है। नैतिकता, मानवता एवं स्नेह की धारा प्रवाहित करने के लिए नारियों को सामने लाना ही चाहिए, लाना ही होगा। विवाह का क्षेत्र पुनः देखिए। आज की पीढ़ी शादी करने पर क्यों कतराती है? पहले शादी होती थी, फिर लगाव या प्रेम होता था। शादी सफल बनाने में नारी के पूर्ण समर्पण का विशेष हाथ होता आया है। इतिहास गवाह है कि नारी के चरित्र चित्रण, विस्तृत समर्पण उल्लेखनीय है। नारी के धरा पर आते ही उसका शोषण शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं भावनात्मक रूप से होने लगा। बेखबर नारी अपने कार्यों में जुटी रही, परिवार को आगे बढ़ता देख पुलकित होती रही। ईश्वर भी खुश है धरा पर मेल बेमेल जोड़ियां बनाकर, उनकी लीला वो ही जाने। कहा भी गया है,
कि शादी एक जुआ है, जो करे वह पछताए, जो ना करे वह भी पछताए। इसी डर से आज शादियां बहुत जटिलता धारण किए हुए हैं। पुरुष प्रधान समाज में अब नारियों को, उनके हितैषियों को इस शोषण का एहसास हुआ तो हिम्मत का भी भान हुआ और समानता की मांग करने लगी। यहाँ एक अहम सवाल उठता है कि क्या ईश्वर ने पूरी तरह से शारीरिक रूप से समान बनाया है? फिर यह समानता से क्या तात्पर्य है? शारीरिक अवस्था पर ही जिम्मेदारियां निर्भर करती हैं। आजकल तो अधिकतर नारियां ही पुरुषों पर भारी पड़ती जा रही हैं, जिससे विवाह घर टूट रहे हैं, घर बिखरता जा रहा है। कानूनी रूप से जो अधिकार नारियों को प्राप्त है वह स्वस्थ समाज पर भारी पड़ रहा है। कानूनी रूप से जो अधिकार प्राप्त है वह नारियों पर ही नहीं, समाज पर, पुरुषों पर भारी पड़ता जा रहा है। आज नारियों को सामने लाने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में आरक्षण है। अच्छी बात है, परंतु यह भी मेरिट के साथ हो। होता यह है कि मेरिट वाले रह जाते हैं और बिना मेरिट वाले आगे आरक्षण के कारण जगह पा जाते हैं। उन्हें कार्य कुशलता न होने से, सफलता नहीं मिलने से मन में क्षोभ, अवसाद या विकार उत्पन्न हो जाता है। ठीक यही स्थिति मेरिट वालों की होती है, जो फ्रस्ट्रेशन की स्थिति में आ जाते हैं। अतः नारी आगे बढ़े, मगर अपनी काबिलियत के हिसाब से, अपनी प्रतिभा के हिसाब से। समानता का अर्थ यह नहीं कि किसी भी क्षेत्र में स्त्री पुरुष बराबर से शामिल हो या परसेंटेज के हिसाब से। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी को, पूरे समुदाय को एक समान, प्रत्येक क्षेत्र में समान रूप से सुअवसर प्रदान हो, मगर निर्णय मेरिट से अर्थात उनकी प्रतिभा के अनुसार ही हो, चाहे वह पुरुष हो या महिला। मनोवैज्ञानिक रूप से भी रुचि का परीक्षण किया जाता है कि जो जिस क्षेत्र में अपनी प्रतिभा रखता है उस क्षेत्र में ही उसे जाना चाहिए, तभी वह सफल हो पाता है। नारी अपने गुणों के आधार पर अपनी प्रतिभा वाले क्षेत्र में जाए तो सफलता पाकर संतुष्ट हो सकती है और फेल्योर नहीं होगी। नारियों के उत्साह के साथ साथ नैतिकता या सद्भावना का पतन नहीं होना चाहिए, या किसी जाति वर्ग को आगे लाने के लिए जातिवाद का जन्म नहीं होना चाहिए। सभी एक हैं और समान रूप से प्रत्येक क्षेत्र में कार्यों में सुअवसर प्राप्त उन्हें होना चाहिए, उन्हें सुअवसर प्राप्त होना चाहिए समान रूप से, लेकिन चयन मेरिट वाइज होना चाहिए। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या निकला। नारियों की स्नेहिल भावनाओं की रक्षा होनी चाहिए, परंतु नारियों के निरंकुश अनैतिकता का विरोध भी आवश्यक है। एक स्वस्थ समाज एवं राष्ट्र के लिए सभी व्यक्तियों को प्रत्येक क्षेत्र में समान सुअवसर प्राप्त होना चाहिए, जो आरक्षण से परे हो, अर्थात प्रतिभा पर निर्भर हो। वैसे तो समाज में विभिन्न चरित्र व्यक्तित्व को धारण किए नारियां हैं, जो समाज को विभिन्न रूप से प्रभावित करती आई हैं। नारियों को सामने लाना चाहिए, क्योंकि एक नारी के शिक्षित, परिष्कृत होने से पूरा परिवार, समाज एवं राष्ट्र परिष्कृत होता है। कल के भविष्य बच्चों में संस्कार का नींव परिवार से ही शुरू होता है, जो माता रूपी नारी ही प्रथम रूप से प्रदान करती है।
प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वॉटसन ने तो यहाँ तक कहा है कि मुझे आप एक नवजात शिशु दें तो मैं उसे जो चाहे, अर्थात डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, जो चाहे बना सकता हूँ, और यह सिद्धांत वातावरण के प्रभाव के आधार पर निर्भर है। अतः नारियों को विस्तृत रूप से जानना अति आवश्यक है। उनके समस्याओं को सुलझाना, उन्हें परिष्कृत करना, उन्हें आगे लाना समाज का दायित्व है। नारी विमर्श प्रासंगिक होती रही है और आगे भी होती रहेगी। धन्यवाद।